वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और लगभग सारी तैयारी हमारी ख़त्म हो गई है। देखिए, मैं फिर से बोल रही हूँ, लास्ट टाइम में पैनिक नहीं करना है। जितनी भी थ्योरी कराई है 28 क्लास में 31 टॉपिक कराएं, सब अच्छे से पढ़कर जाएँ। उसके बाद हमने सुपर 40 सुपर 50 क्वेश्चन करे हैं, 15 क्वेश्चन की बहुत सारी सीरीज़ करी हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस सीरीज़ करी हैं। और मैंने आपको की पॉइंट्स पेडागोजी के हों चाहे कंटेंट के हों, सब अच्छे से बताए हैं। अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं और आप अपनी तैयारी पूरी स्टार्टिंग से कर रहे हैं, मैराथन सेशन हो चाहे कंटेंट के 5 जो जेम स्टोन हैं वो आपने देखे हैं, सब कुछ अच्छे से देखा और सब कुछ अच्छे से तैयार किया है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप साइंस में अच्छा सा स्कोर कर लेंगे। वहाँ ध्यान से करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन जो है ऐसा हो रहा है कि मर्ज हो रहे हैं। जो क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन है ना, वो ही थोड़ा बड़ा सा फ्रेम करके एग्जाम्पल के तौर पर आपसे 2-3 पॉइंट एक साथ इकट्ठे कर पूछ रहा है, तो वहाँ पर बहुत ही समझ से और बहुत ही समझदारी के साथ करना है। और वो तभी हो सकता है जब आपके सारे जो पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी के वो क्लियर होने चाहिए और जो हमने 28 क्लास में अच्छे से करे हैं। तो हम देखेंगे आज फिर से 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे, कुछ ना कुछ आपकी जो प्रॉब्लम है उनको दूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। फैट इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द, और जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं पहले भी मुझसे पढ़े हैं तो उनको इसका आंसर ज़रूर पता होगा। वसा का पूर्ण रूप से पाचन जिस अंग में होता है, बताइए वो कौन सा अंग है। तो यहाँ पर सीधा सा आंसर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, शुद्रांत। वहाँ पर ही जाकर जो आपका फैट है, वसा है, या फिर जितने भी और अदर सब्सटेंसेस हैं वो भी जाके आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल रूप से क्या हो जाते हैं, पच जाते हैं। और वहाँ से आपके ब्लड में जो है, जो ब्लड स्ट्रीम में जो आपके एंजाइम्स वगैरह हैं वो क्या हो जाते हैं, स्रावित हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द टंग हेल्प इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। जो जीभ होती है वो लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलने में सहायता करती है। डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट इन स्टमक। द गैल ब्लैडर टेम्परेरी स्टोर बाइल। जो पित्ताशय होता है वो पित्त रस को थोड़े समय के लिए भंडारित करता है। और जो रूमिनेंट होते हैं वो स्वेलोड ग्रास को वापस अपने मुंह में लेकर आते हैं और उसको च्यू करते हैं सम टाइम के लिए। तो बताइए कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। देखिए, टंग तो हमारी हेल्प करती है खाने को मिक्स करने में, जो हमारा सलाइवा होता है, जो हमारी लार होती है उसके साथ, तो ये बात तो सही है। द गैल ब्लैडर टेम्पररी स्टोर वाइल। जी हाँ, जो पित्ताशय होता है वो पित्त रस को थोड़े समय के लिए स्टोर करता है, क्योंकि उसका ट्रांसफ़र कहाँ हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में वो चला जाता है। तो वो टेम्पररी रूप से कहाँ स्टोर होता है, आपकी गैल ब्लैडर में होता है। कि ये बात बिल्कुल सही है। ये सारे पॉइंट आपको वैसे भी ध्यान रखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगा द डैश टेम्पररी स्टोर बाइल, तो क्या होगा वहाँ पर आंसर, गैल ब्लैडर पित्ताशय, ठीक है। तो किस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि इसका एक एक सेंटेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब एनसीईआरटी से हैं। द रूमिनेंट ब्रिंग बैक स्वेलोड ग्रास इनटू देयर माउथ एंड च्यू इट फॉर सम टाइम। जी हाँ, जो रूमिनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो कौन से जानवर होते हैं, जैसे काऊ, हॉर्स। तो पूछ सकता है पहले तो रूमिनेंट क्या है। तो रूमिनेंट जो काऊ हॉर्स होते हैं ये क्या करते हैं, पहले तो भोजन को ले लेंगे, ठीक है। उसको पहले जैसे घास वगैरह है उसको स्वेलो कर लेंगे, उसको चबा लेंगे, थोड़े समय के लिए ले लेंगे। फिर जो उनके पेट के अंदर स्टमक है वहाँ से उसको वापस लाते हैं और फिर से उसको च्यू करते हैं। तो ऐसे एनिमल आपके रूमिनेंट होते हैं। तो ये बात भी सही है। तो जो गलत क्वेश्चन है, जो गलत ऑप्शन है, वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड होने वाला है। डाइजेशन ऑफ द स्टार्च स्टार्ट इन द स्टमक। मंड का पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है। जी नहीं, जो हमारा मंड का पाचन है, स्टार्च का पाचन है, वो आपके वकल कैविटी, आपके माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पर जो स्टार्च है वो आपकी कार्बोहाइड्रेट में जो होती है, जैसे आपका माल्टोज है ना, उस चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। शुगर, शकरा में जो है वो वहाँ पर कन्वर्ट हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर गलत है। ये स्टमक नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, वकल कैविटी या फिर आपका माउथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव कनाल इज इन्वॉल्व इन किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आहार नाल का कौन सा भाग जीवाणुओं को नष्ट करता है, बताइए। जो हमारी डाइजेस्टिव कनाल है उसका कौन सा भाग है जो हमारे बैक्टीरिया को नष्ट करता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्टमक हो जाएगा, अमाशय हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अमाशय के अंदर एक आपका एसिड होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वो क्या करता है, वो बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक सब ज़रूर कर दें और शेयर ज़रूर करना है।
फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन। जी हाँ, जो फॉरेस्ट होते हैं वो सॉइल को बचाते हैं, क्योंकि जो उसकी जड़ें होती हैं फॉरेस्ट की, वो सॉइल को, जो मिट्टी होती है उसको रोक कर रखती हैं। तो वो उसके जो क्या होता है, उसका जो अपर्दन होता है, जो सॉइल है जो उड़ जाती है, बह जाती है, उससे वो बच जाती है। ठीक है, तो फॉरेस्ट उसमें मदद करते हैं, ये बात तो सही है। प्लांट एंड एनिमल इन अ फॉरेस्ट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वन अनदर। यही क्वेश्चन यहाँ पर, सॉरी यही ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। जो वन में पादप और जंतु होते हैं वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं पूरी तरह से। जैसे जो शेर है वो आपका हिरन को खा रहा है, हिरन जो है वो घास को खा रहा है ना। इस तरह से मतलब सारे जो है ना एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं वहाँ पर, और ये बोल रहा है नॉट डिपेंडेंट, तो यही ऑप्शन यहाँ पर गलत है। और क्वेश्चन में ये पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो वो यही हो जाएगा, यही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट नहीं है। बाकी फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट एंड वाटर साइकिल। जो वन होते हैं वो जलवायु और जल चक्र को प्रभावित करते हैं। जी हाँ, फॉरेस्ट तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे क्लाइमेट के लिए। फॉरेस्ट की कटिंग से क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, जो हमारी पृथ्वी का है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। तो ये चीज़ें हैं, तो वो क्लाइमेट और वाटर साइकिल में बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं आपके फॉरेस्ट। सॉइल हेल्प फॉरेस्ट टू ग्रो एंड रीजनरेट। मृदा जो होती है वनों की वृद्धि और पुनर्जनन में सहायता होती है। जी हाँ, क्योंकि सॉइल में बहुत सारे खनिज मिनरल होते हैं जो पौधों को, जो पेड़, जो फॉरेस्ट होते हैं उनको वृद्धि में, उनके ग्रो करने में और उनको रीजनरेट करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है सॉइल। तो ये बात भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। असेसमेंट एज लर्निंग इन साइंस मीन्स। एक क्वेश्चन असेसमेंट से पक्का आना है, या तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग होगा, या असेसमेंट फॉर लर्निंग होगा, या फिर असेसमेंट एज लर्निंग होता है। ये आपने CDP में भी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। असेसमेंट एज लर्निंग इन साइंस मीन्स, विज्ञान में सीखने जैसे आकलन का क्या मतलब होता है। यहाँ पर हम अपने खुद का आकलन करते हैं, सेल्फ असेसमेंट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, स्वयं आकलन। जब हम अपने आप को खुद से जांचते हैं कि हमें कितना आता है कितना नहीं, तो वो असेसमेंट एज लर्निंग होती है। और बाकी जो साइंस में असेसमेंट फॉर लर्निंग होती है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि असेसमेंट फॉर लर्निंग में क्या होता है, आप बीच बीच में बच्चों का फीडबैक लेते रहते हैं और जो कमियां होती हैं उनको हैंड टू हैंड दूर करते रहते हैं। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग जो होता है वो साइंस में अच्छा होता है। बाकी असेसमेंट एज लर्निंग में आप खुद का, स्वयं का आकलन करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, और ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है। देयर आर 2 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम हुज पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन आर लेस देन दूज ऑफ अर्थ। देखिए क्वेश्चन बड़ा सा करके दे दिया, लेकिन क्वेश्चन है बहुत सिंपल। हमारे सौर परिवार में ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमण काल होता है वो हमारी पृथ्वी के परिक्रमण काल की तुलना में छोटा होता है, परंतु जो उनका घूर्णन काल है वो पृथ्वी के घूर्णन काल से बड़ा होता है। और हमें इन ग्रहों का, हमें इन प्लैनेट का नाम बताना है कि जिनका रिवॉल्यूशन टाइम तो कम है लेकिन रोटेशन टाइम ज़्यादा है। तो जो देखिए अर्थ जो है 365 दिन में चक्कर लगाती है, उसके बाद जो है रिवॉल्यूशन टाइम, जो सन का चक्कर लगाते हैं उसे हम परिक्रमण बोलते हैं, रिवॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे जैसे बढ़ते चले जाते हैं, जैसे सबसे पहले आपका क्या आता है, सबसे पहले आपका क्या आता है, मरकरी आता है, फिर वीनस आता है, फिर है ना, फिर आपकी अर्थ आती है, फिर आपका मार्स आता है। तो रिवॉल्यूशन टाइम ऐसे ही जो है ऑर्डर में बढ़ता चला जाता है। अर्थ के बाद मार्स का ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना, क्योंकि दूरी बढ़ती जा रही है। तो एक तो रिवॉल्यूशन टाइम जिसमें कम लगेगा, तो वो सीधी सी बात है, अर्थ से पीछे वाले 2 ही हैं, मरकरी और वीनस। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। मरकरी और, सॉरी यहाँ पर तो मरकरी और सैटर्न लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। मरकरी और वीनस, बुध और शुक्र, इनका जो परिक्रमण काल है वो पृथ्वी से कम है, क्योंकि ये सन के ज़्यादा नज़दीक हैं, बल्कि जो इनका रोटेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये काफ़ी बार आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पढ़ा होगा, मरकरी का जो रिवॉल्यूशन टाइम होता है, जो सूर्य का चक्कर लगाना होता है, वो कितने दिन में वो चक्कर लगाती है, ज़रा मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि पैडागोजी से ही है। अनु टुक हर क्लास 8th चिल्ड्रन टू फील्ड ट्रिप। साइंस में फील्ड ट्रिप बहुत अच्छी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव फॉर दिस एक्टिविटी। अनु टीचर है क्लास 8th की और वो शैक्षिक भ्रमण के लिए अपने बच्चों को लेकर जाती है बाहर। तो इस क्रियाकलाप में हमें बताना है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, उसके पीछे इसका क्या उद्देश्य हो सकता है, ये हमें यहाँ पर बताना है।
टू एनकरेज इंटरेक्शन अमंग चिल्ड्रन, जी हाँ, बच्चों के मध्य अंत क्रिया को प्रेरित करता है। जो बच्चे एक दूसरे को जानते नहीं हैं वो एक दूसरे को जानते हैं, और वो भी जानना बहुत ज़रूरी होता है, तो ये वो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। इट प्रमोट प्रोसेस स्किल, जब भी साइंस में प्रोसेस स्किल कहीं लिखा हुआ आ जाए तो याद रखना वो ऑप्शन हमेशा अच्छा होता है, ये याद रखना है आपको। तो इट प्रमोट प्रोसेस स्किल थ्रू कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, यह ठोस अनुभवों के द्वारा प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देता है। जैसे अगर आपको बताना है बच्चे को कि फसल कैसे उगाई जाती है, तो आप फील्ड ट्रिप पर ले गए और वहाँ पर जाकर आप बच्चों को स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं, तो वो प्रोसेस हो गया। तो प्रोसेस स्किल बहुत बढ़िया है और वो फील्ड ट्रिप के माध्यम से हो सकता है, ठीक है। जैसे घर बन रहा है तो वो कैसे बनता है, वो सारा प्रोसेस बच्चों को दिखा रहे हैं, फैक्ट्री में लेकर जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं प्रोसेस स्किल के अंदर, लेकिन फील्ड ट्रिप में यही होगा, ठीक है। इट एनहेंस ऑब्जर्वेशन स्किल अमंग द स्टूडेंट, यह है बच्चों के अवलोकन कौशल को बढ़ाता है। जी हाँ, देखिए साइंस में ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे देख कर सीखते हैं। बच्चे देखते हैं अच्छा फसल ऐसे उगाई जा रही है, पहले हमने ये करना है, फिर उसके बाद ये स्टेप है। अच्छा पेड़ों को पहले हमें क्या करना है, पहले बीज होता है ना, फिर किस तरह से पेड़ जो है वो विकसित हो रहा है। तो ऑब्जर्वेशन में बच्चा देख रहा है कि अच्छा जो कोई केमिकल रिएक्शन हमें करानी है, कि सर ने पहले पानी लिया, नली ली, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला है ना, फिर उसके अंदर थोड़ा सा जो भी सब्सटेंस डालना है वो डाला। इस तरह से बच्चों की जो अवलोकन शक्ति है देखने की, वो यहाँ पर विकसित करना होता है फील्ड ट्रिप में, क्योंकि फील्ड ट्रिप में भी क्या होता है, बच्चे देखते ही तो हैं चीज़ों को, तो ये बात भी सही हो जाएगी। इट ब्रेक द मोनोटनी ऑफ क्लास एज वेल एज द टीचर, यह शिक्षक और कक्षा की एक लय को तोड़ता है। जी नहीं, फील्ड ट्रिप कभी भी बच्चे और कक्षा की लय को नहीं तोड़ेगा, तो ये डी ऑप्शन सही नहीं है। बाकी ए बी सी तीनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर गलत है, सही नहीं है, ये हमें फिर से बताना है। एन इलेक्ट्रिक बेल इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, और ये मैंने आपको प्रॉपर्टी ऑफ, जहाँ पर हमने विद्युत की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी टॉपिक में, वहाँ पर हमने इन सबको अच्छे से समझा था। विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है, जी हाँ, तभी तो वो बचती है और फिर से पीछे हट जाती है, फिर से बचती है, क्योंकि वहाँ पर विद्युत चुंबक जो होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो होता है, एक वायर के ऊपर है ना कॉइल जो है गोल गोल फोल्ड होती है, तो वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करती है इलेक्ट्रिक बेल। ये बात बिल्कुल सही है, और गलत कथन हमें यहाँ पर बताना है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इट जस्ट लाइक एज अ बार मैग्नेट एंड इट कैन अट्रैक्ट आयरन पीस ओनली, जी हाँ, ये बात भी सही है। विद्युत चुंबक एक चुंबक की तरह ही होती है, और ये लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है केवल, जी हाँ, बाकी किसी चीज़ को ये अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल इज कॉल्ड बैटरी, जी हाँ, 2 और मोर जो सेल होते हैं, आपने बैटरी देखी होगी, टॉर्च के अंदर क्या होता है, 2 से या ज़्यादा सेल होते हैं, तो वो आपकी बैटरी होती है, तो ये बात भी सही है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन, यही बात गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट तो आपका एक चुंबक की तरह कार्य करता है, और जब कोई चीज़ चुंबक की तरह कार्य कर रही है तो वो आयरन को अट्रैक्ट करेगी, और ये यहाँ पर बोल रहा है कि उसको अट्रैक्ट नहीं करती, तो ऑप्शन नंबर 4 ही यहाँ पर गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इन ह्यूमन बीइंग आफ्टर फर्टिलाइजेशन द स्ट्रक्चर विच गेट एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ यूट्रस इज, मानव में निषेचन के पश्चात जो संरचना गर्भाशय की भित्ति में अंत स्थापित होती है वह क्या होती है, ये हमें यहाँ पर बताना है। देखिए सबसे पहले मेल और फीमेल गैमेट क्या होता है, फर्टिलाइजेशन करते हैं, उससे बनता है आपका जाइगोट, ठीक है। फिर वो जाइगोट जो है फिलोपाइन ट्यूब के माध्यम से होते हुए फीमेल के यूट्रस में पहुँचता है, और वहाँ पर जाकर किस तरह का रूप ले लेता है, तो वो वहाँ पर जाकर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पर सही होगा। द स्ट्रक्चर विच गेट एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ यूट्रस, वो क्या होता है, वो आपका भ्रूण होता है, वो एम्ब्रियो ही होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, चीक सेल डू नॉट हैव, कपोल कोशिकाओं में नहीं होता क्या, ये हमें बताना है। जो हमारे गाल की कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या नहीं होता, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली बिल्कुल होती है, न्यूक्लियस बिल्कुल, केंद्रक, हमारी जो कोशिकाएं होती हैं गाल की उनके अंदर केंद्रक भी होता है, गोल्गी उपकरण, गोल्गी एपरेटस भी होता है बिल्कुल, और ये जो प्लास्टिड होता है, ये जो लवक होता है, ये नहीं होता, क्योंकि ये तो हमारा पादप में होता है, प्लांट में होता है, तो यहाँ पर जो गलत है वो ऑप्शन नंबर डी ही है, कि चीक सेल में कौन सी चीज़ नहीं
नहीं होती तो वो आपका प्लास्टिड होगा, ऑप्शन नंबर डी लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, द मेटल विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज वेल एज सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। धातु जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाता है, वो हमें यहाँ पर बताना है। और ये टॉपिक सीरीज में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। कमेंट बॉक्स में या सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, अगर किसी ने टॉपिक सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देखें। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो होता है ये काफ़ी रिएक्टिव होता है, सोडियम से तो कम होता है, लेकिन ये हाइड्रोजन गैस देता है जब इसकी रिएक्शन होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से या सोडियम हाइड्रोक्साइड से। जिंक भी होता है ना, जिंक ऑप्शन में नहीं है तो पहले तो एल्युमिनियम ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, विच इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। देखिए दो तरह की प्लास्टिक होती है, एक होती है आपकी थर्मोप्लास्टिक और एक होती है आपकी थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होती है, खाली थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होगी जो मुलायम होकर पिघल जाती है, ठीक है, फिर से दोबारा क्या हो जाएगी, कठोर हो जाएगी, फिर से आप उसको पिघलाएंगे तो वो फिर से पिघल जाएगी, तो वो आपकी थर्मोप्लास्टिक होती है। जैसे आपकी पॉलीथीन वगैरह हो गई, वो उसी के अंदर आती हैं, थर्मोप्लास्टिक के अंदर। लेकिन जो थर्मोसेटिंग होती है ना, वो एक बार सेटल हो जाती है ना और उसके बाद आप उसको हीटिंग करते हैं तो वो पिघलती नहीं है, तो वो आपकी थर्मोसेटिंग होती है। और उसके अंदर क्या आ जाता है आपका बेकेलाइट और मेलामाइन, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। सीटेट में थोड़ा अलग करके क्वेश्चन आया था लेकिन इसी से रिलेट करता हुआ था, तो ये आपको पता होना चाहिए। थर्मोसेटिंग में दो आते हैं, मेलामाइन और बेकेलाइट, वो आपके थर्मोसेटिंग होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। ये जो है हीट करने पर पिघलते नहीं हैं। जैसे जो हमारे स्विच वगैरह होते हैं उनमें भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ही होती है, आपने देखा होगा, वो पूरी तरह से पिघलती नहीं है, वो काला हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज। शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तन करने की प्रक्रिया डैश नाम से जानी जाती है, और ये सभी को पता होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी किंडवन फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, उसका आंसर हो जाएगा आपका लुईस पास्चर। कौन हो जाएगा, लुईस पास्चर ने ही फर्मेंटेशन की खोज की थी, और फर्मेंटेशन में शुगर जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है, यही आपका किंडवन होता है। दूध का दही बनना भी आपका फर्मेंटेशन होता है, किंडवन होता है, और इसकी खोज लुईस पास्चर ने की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट एसेंशियल टू ग्रो मेज। मक्का उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति अनिवार्य नहीं है। देखिए मक्का जो है ये मैंने आपको पहले ही एक दो सीरीज में आपको पूरा समझाया था। खरीफ जो हमारी गर्मी की फसल होती है, रावी जो हमारी विंटर की फसल होती है। तो ये जो मेज़ है वो हमारी कौन सी फसल है, पहली बात तो खरीफ गर्मी की फसल है ना। जैसे इसमें और क्या क्या जाएंगे, आपकी ग्राउंड नट, मूंगफली है ना, और आपकी जो कपास है, जो वो रुई होती है, वो भी आपकी गर्मी की फसल खरीफ की क्रॉप होती है। तो ये जो मेज़ है गर्मी की फसल है। तो बताइए कौन सी कंडीशन, कौन सी कंडीशन इसके लिए ज़रूरी नहीं है। हाई टेम्परेचर, जी हाँ, गर्मियों के टाइम की फसल है, समर है तो टेम्परेचर तो हाई चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, जी हाँ, थोड़ी आर्द्रता होनी चाहिए, क्योंकि जून जुलाई के समय में क्या होती है, ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता होती है, ताकि जो पानी है वो आसानी से उड़े ना, वहीं पर रहे। रेनफॉल, जी हाँ, जो धान वगैरह होता है, जो आपका क्या होता है, चावल होता है, वो आपका खरीफ क्रॉप ही होता है। मेज़, मक्का के टाइम का ही होता है, और उसे पानी भी ज़्यादा चाहिए होता है। तो सेम ऐसे ही जो मक्का होता है उसको भी पानी ज़्यादा चाहिए होता है, तो रेनफॉल भी चाहिए होगी। तो यहाँ पर जो गलत आंसर हो जाएगा, जो एसेंशियल नहीं होगा, वो होगा लो टेम्परेचर, निम्न तापमान, क्योंकि गर्मी की फसल है तो निम्न तापमान यहाँ पर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बाहर हो जाएगा। अब आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, मक्का का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। ठीक है, ये आपको बताना है, जीएस का क्वेश्चन हो जाएगा कि मक्का का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, द गैस विच फॉर्म
कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इन द ब्लड कॉजिंग सफोकेशन इज गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे आपका दम घुटने लगता है। वो कौन सी गैस होती है? जैसे आपने पहले कभी सुना भी होगा, जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, अंगीठी वगैरह जलाते हैं ना जाड़ों में, तो वो क्या होता है उसको अपने कमरे में रख लेते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, बहुत लोगों का आपने सुना होगा पहले कि सफोकेशन से डेथ हो गई। तो वो कौन सी गैस रिलीज होती है उनमें? उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है और ये क्या करती है, हमारे ब्लड के साथ जाकर हमें सफोकेशन करती है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होगा। कौन सी गैस? कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम CO भी बोलते हैं। तो ये थे हमारे 15 क्वेश्चन। आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर तो सबसे ज़्यादा ही करना है और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।